सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाज जहांगीर। पाकिस्तान की सियासत बड़ी दिलचस्प है। यहां सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अकलियत अक्सरियत और अक्सरियत अकलियत में बदलते हुए यहां देर नहीं लगती। जीते हुए को हराने में देर नहीं लगती, बागियों को लाइन पर लाने में देर नहीं लगती और रूठे हुए लोगों को मनाने में भी देर नहीं लगती। मगर हुकूमत गिराने के लिए एक होने वाली ऑपोजिशन को अपने मकसद की कामयाबी में इतनी देर क्यों लग रही है? पीडीएम ने जलसों के जरिए अवामी ताकत से इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात की मगर नाकाम रही। दिसंबर में इस्तीफे जमा करवाने का ऐलान किया गया मगर नाकाम रही। फिर 31 जनवरी को वजीर आजम का इस्तीफा लेने का दावा किया गया, डेडलाइन दी गई मगर पीडीएम वहां भी नाकाम रही। सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद पीडीएम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट जीतने में नाकाम रही। सेनेट इलेक्शन हारने के बाद पीडीएम में पहले से मौजूद इख्तलाफात में मजीद तलखी देखने में आई। मफादात में तजाद की वजह से पीडीएम हर नाकामी के बाद कमजोर होती गई और शायद यही तलखी है जो आज पीडीएम का फैसला करने में भी नाकाम रही है। पीडीएम के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या गुफ्तगू रही मौलाना फजलुर रहमान की, जरा सुनिए। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने अभी मजीद वक्त मांगा है। मौलाना साहब ने यह ऐलान किया और उसके बाद चलते बने। मरियम नवाज साहिबा उनको रोकती रह गई, उनके पीछे राना साहब थे, वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। तो ये मनाजिर तो आपने देखे। अब ये लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, इस्तीफे आएंगे या नहीं, पीडीएम एक पेज पर आएगी या नहीं, अब ये पीडीएम का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले चंद दिनों में ही पता चल सकेगा। बहरहाल पीपल्स पार्टी को मजीद कितना वक्त चाहिए और क्या ये पीडीएम में किसी फूट या दराड़ की इब्तिदा तो नहीं है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, सीनियर तज्जियाकार सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी को अभी मजीद कितना वक्त चाहिए? ये 20 सितंबर को इसका आगाज़ हुआ था, आप लोगों ने एपीसी बुलाई, सबको जमा किया और आगे का प्लान तो तय था। अभी तक आप लोग फैसला नहीं कर सके कि कब इस्तीफे देने हैं, कब उसका मौका आएगा? देखिए, 20 सितंबर को पीडीएम का आगाज हुआ और इस पीडीएम के आगाज होने तक का जो सफर है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकजी किरदार अदा किया और हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हर कोई मौका नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने सारी पार्टीज को इकट्ठा ना किया हो। ये उस टाइम की बात है जब और पार्टीज जो हैं वो बहुत जो ऑपोजिशन का सीन है उससे बैक सीट ले चुकी थी। पीपल्स पार्टी ने सबको झंझोड़ा और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पीडीएम जो है वो पीपल्स पार्टी की विजन का नतीजा है और ऑफ कोर्स उसमें सारी जमातों ने किरदार अदा किया है। हम सब बराबर हैं, लेकिन प्लीज बेयर इन माइंड कि हम सब पार्टीज के जो मंशूर हैं वो अलग हैं। हमारी कमिटमेंट्स अपने वोटर्स के साथ हैं, हमारी कमिटमेंट अपनी विजन के साथ है। तो अख्तलाफात जब 20 सितंबर को पहला इजलास हुआ उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उससे हम साथ हैं। सारी जमातों का मकसद यही है कि एक लकीर ड्रॉ की जाए कि जमहूरी कुव्वतें एक तरफ और गैर जमहूरी कुव्वतें दूसरी तरफ। हम पाकिस्तान की आइन के पैरोकार हैं, पाकिस्तान के जमहूरी इदारे बिलखुसूस पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तो ये तो हमारी कॉमनैलिटी है। लेकिन जो जदोजहद करनी है उस पे आपने देखा होगा कि एक मेन हमारा मकासद का शीट था, एक एक्शन प्लान था। उस एक्शन प्लान में पूरे 7-8 तरीकेकार दिए हुए थे जिसमें लॉन्ग मार्च उसका हिस्सा था,
जलसे जुलूस उसके हिस्से थे। पार्लियामेंट के अंदर जो जदोजहद करनी है, इन हाउस चेंज हो या उसमें हर चीज उसमें मेंशन है। और उसमें जो आखिरी नुक्ता है उसमें इस्तीफे आखिरी नुक्ते में दिए गए हैं। सही। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमें हर प्लेटफॉर्म पर जदोजहद करनी है और उसकी हिकमत अमली जो हमारी हिकमत अमली थी कि हम जमहूरी जो प्लेटफॉर्म है, जो पॉलिटिकल स्पेस है, उसको खाली नहीं छोड़ना है। उसके नतीजे में ये हुआ कि पीडीएम ने सारी की सारी इलेक्शन महासभा 1 हमने जीती है, तो ये हमें मजीद स्पेस मिला है। फिर सेनेट में हमारी अक्सरियत आ गई है। जो एस्टिमेट थे, एनालिसिस लेकिन थी। नफीसा साहबा, ये राना तनवीर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी मैं जाऊंगा। लेकिन नफीसा साहबा, ये अब मौलाना साहब के 9 जमातें इस बात पर मुत्तफिक थी कि इस्तीफा दे दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने मजीद वक्त मांगा है, तो पीडीएम में तो अब अगर इस्तीफे के हक में ज्यादा वोट हैं, तो आपको नहीं लगता कि फिर आपको पीडीएम की अक्सरियत के साथ ही जाना चाहिए? जो अक्सरियत फैसला कर रही है उसको मानना चाहिए, ना कि अपनी बात को मनवाने के लिए डिक्टेशन देनी चाहिए? नहीं, देखें सरी, अगेन हर पार्टी की अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, फैसला साजी के तरीक़ेकार हैं। आपको मैं उस वक्त याददाश्त दिलाऊं कि हमारी सीईसी का जो इजलास हुआ था उसमें इस्तीफों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त भी थे। मेजॉरिटी क्या यूनानिमसली ये था कि इस्तीफा हमारा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, हमारा न्यूक्लियर ऑप्शन होना चाहिए और डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए। हम इस्तीफों को और स्टेप से पहले नहीं लेके आ सकते। तो ये फैसला इसका मतलब ये हो कि मौलाना साहब के पास डिसीजन अथॉरिटी नहीं है। वो सरबरा तो हैं, पीडीएम के हेड तो वो हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, डिसीजन कंसेंसस की बुनियाद पर होना है। पीडीएम कंसेंसस की बुनियाद पर फैसले करती रही है। हमारी सीसी ने पहला एक मौक़िफ़ रखा था इस्तीफों के ऊपर। हमने कभी भी मना नहीं किया, आज भी मना नहीं किया है। हमारा टाइमिंग का इशू है। अच्छा। अगर जदोजहद वक्त से पहले की जाए, आखिरी कदम पहले आप लेके आए, तो शायद आपको वो रिजल्ट जो है, एंड प्लीज बेयर इन माइंड कि पिछली जो दौर था, जो पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे और पीटीआई ने जो धरना एक दिया था, धरना तो क्या था, बदमाशी थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, आप मुझे बताएं उसका क्या नतीजा निकला? सही। क्या इस्तीफे उन्होंने आधों ने दिए, आधों ने नहीं दिए, इन्होंने टेढ़े मेढ़े सिग्नेचर्स किए। अब नफीसा साहब, पीपल्स पार्टी को मजीद कितना टाइम चाहिए और टाइम लेने के बाद जवाब क्या होगा, इस सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। आप जरा साथ ही रहेगा। राना तनवीर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। राना साहब, अब ये मियाँ साहब की वापसी से मुतालिक भी आज जरदारी साहब ने गुफ्तगू की। मरियम साहिबा का जवाब उस इजलास में भी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके सामने है कि किसी को हक नहीं है उनकी वापसी की बात करने का, और मैं उनके कातलों के सामने नहीं डाल सकती, यहाँ पर उनके हवाले नहीं कर सकती। तो क्या सीरियस अंदाज से गुफ्तगू हुई राना साहब, और मियाँ साहब सोच रहे हैं वापस आने का? ये चीज़ है ऑन कार्ड्स? देखिए, मैं पहले भी 1-2 जगह कह चुका हूँ कि मियाँ साहब जिस हालत में गए हैं और जो उनके हेल्थ इश्यूज हैं, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं, उनके लिए वहाँ पे जब तक मुकम्मल सेहत याब ना हो जाए, उस वक्त तक पार्टी और उनकी फैमिली ने इजाज़त नहीं दी वापस आने की। और मैं समझता हूँ कि इन हालात में जब सेहत की बात होती है तो किसी को या पॉलिटिकल मसला होना, तो बिल्कुल फिर तो बात कर ले, कोई भी बात कर सकता है, लेकिन ये मसला उनकी सेहत का है। और सेहत के मतलब तो मैं समझता फैमिली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज की, वो खैरियत से रहे, वहाँ अपना इलाज कराएं। राना साहब, आज के इजलास में ये तलखियां और दूरियां बढ़ने की यही वजह तो नहीं थी कि इस पर कुछ सीरियस डिस्कशन हो गई, इसलिए नून लीग ने थोड़ा बुरा मनाया, तो पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक स्टांस ले लिया? इस चीज का मुझे दोबारा रिपीट करें। हेलो जी राना साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है, जरा रिपीट करें इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसी चीज़ पर तो नहीं आज की इसमें थोड़ी तलखी बढ़ गई पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? चूंकि मरियम साहबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो बड़े सख्त और थोड़े करख्त अंदाज में जवाब दे रही थी सहाफ़ियों के जवाबात के, सवालात के, तो पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे पर क्या कुछ नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने? नाराजगी नहीं, लेकिन एक ऐसी मूवमेंट जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अंजाम को पहुँचने वाली है या रिजल्ट उसका निकलने वाला है, उस वक्त आगे इस किस्म की बात की जाए, जबकि सारी एग्रीड चीजें हैं। पहले ही जो पीडीएम या एपीसी के प्लेटफॉर्म पे एक साइन किया था डॉक्यूमेंट,
उसमें जितने भी पॉइंट थे 26 में एक ऑप्शन ये भी था कि इस्तीफे देंगे, पर हम समझते हैं कि ये सिर्फ लॉन्ग मार्च के साथ वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे जो जब तक इस्तीफे साथ ना दें, और अगर सारे नहीं देते तो फिर उसका भी वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो होना चाहिए। सही अबरार साहब, तो अगर हम सारे हर जगह से इस्तीफे दे देते हैं तो कोई और चांस ही नहीं है सिवाय इसके कि ये 100% रिजल्ट मेरे और ये गवर्नमेंट चली जाए। तो राणा और साहब, हम इलेक्शन पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने में आप लोग पूरी पीडीएम मिलकर भी ये 9 जमातें कामयाब क्यों नहीं हो सकी? प्रिसाइसली इसका जवाब दीजिएगा, फिर जरा लगारी साहब का ही पॉइंट ऑफ व्यू में शामिल करूं। मैं समझता हूँ कि ये बातें आपस में चलती रही हैं, लेकिन फाइनल तो इस स्टेज पे होनी थी, जिस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे कंसेंसस डेवलप करते हैं, मेजॉरिटी जब कोई बात करती, तो मेरा ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लोग हैं। अभी इन्होंने सेंट्रल इलेक्टोरल कमेटी का मीटिंग के लिए वक्त मांगा, वहाँ डिस्कस करें, तो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक फैसला करेंगे, पॉजिटिव फैसला करेंगे, क्योंकि ये चीज उनकी भी एक हिस्ट्री है डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के लिए और बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो मुझे तो कभी उम्मीद है, लेकिन हो जाता है बाज़ औक़ात इस किस्म की चीजें, ये नहीं कि आज नहीं हुई तो कल नहीं हो सकती। मेरा फाइनली चीजें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा। तो लगाई साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त के साथ चीजें बेहतर होंगी? जो पीपल्स पार्टी वक्त मांग रही है उसके बाद वो जवाब हाँ में ही देगी, चूंकि इस तरफ तो बहुत ज्यादा अक्सरियत है, 9 जमातें एक पॉइंट पर मुत्तफिक हैं और पीपल्स पार्टी इस वक्त मांग रही है। इन हालात में क्या वक्त मांगना मुनासिब है, या पहले इतनी देर हो चुकी है तो ये तो तैयारी पहले से होनी चाहिए थी? होमवर्क मुकम्मल नहीं किया लगाई साहब आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ने? देखिए, ये 2 महीने पहले भी सूरत हाल यही हो गई थी। उस वक्त भी हमने ये अर्ज किया था कि अपोजिशन को एक ऐसी हुकूमत के साथ जो अपनी डिलीवरी में, अपनी गवर्नेंस में एब्सोल्युटली फेल हो चुकी है और सिर्फ अपनी मैं कहता हूँ सियासी दादागिरी, ये सियासी का लफ्ज़ मैंने लगा दिया है, उसके ज़रिए वो हुकूमत कर रही है और मनमाने तरीके से फैसले करती जा रही है और लोगों को अजाब में मुब्तला कर रखा है, सियासी इंतकाम ले रही है और इदारों को सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नैब जैसा इदारा जो है वो एक इशारे पर जो है वो झपट पड़ता है अपोजिशन के ऊपर। जिस तरह से कल बुलाया गया मोहतरमा मरीम नवाज को, तो एक ऐसी हुकूमत से निपटने के लिए आपकी हिकमत अमली बहुत दूररस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर विजन होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फार साइटेड न होना चाहिए। दूर तक आप देखेंगे तो नताइज निकलेंगे। इसी तरह के हालात पैदा हो गए थे 2 महीने पहले, जब ये तजवीज़ आई थी कि जी हमें पहले पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और उसके बाद फिर अपने उसको तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने ये देखा जब ज़िमनी इलेक्शन हुए तो पीडीएम का मॉरल जो है वो शूट करके ऊपर आ गया कि वजीराबाद में इलेक्शन जीता गया, थरपारकर में इलेक्शन जीता गया, उमरकोट में इलेक्शन जीता गया, डस्का का इलेक्शन जीता गया, जिसको मन माने तरीके से उसका तो अभी जी नतीजा आना भी बाकी लगा साहब, उसका तो रीपोलिंग होगी वहां पर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो सीट जीत चुके थे, बदमाशी से ये सीट लेने की कोशिश की गई थी, नहीं ले पाए थे। ये क्या हुआ कि 20 पोलिंग स्टेशन के, मैं कहता हूँ एक पोलिंग स्टेशन पर भी अगर वो अगवा होते बंदे तो वो इलेक्शन नल एंड वाइड करार दिया जाना चाहिए था। कहीं भी एक जगह पर भी किसी की अगर ज्यादती और इस तरह का जुल्म साबित होता है तो नहीं होना चाहिए था। मैं और बात कर रहा हूँ, नौशहरा में मुस्लिम लीग को वो सीट मिली जो कभी भी नहीं मिली थी माजी में, हो गया। इस तरह से इनका मॉरल जो है बहुत ज्यादा शूट कर गया। फिर जब जरदारी साहब इलेक्शन अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीते हैं कौमी असम्बली में, तो और ज्यादा मॉरल जो है वो बढ़ गया। मॉरल डाउन कब हुआ? जब गिलानी साहब के इलेक्शन में पीडीएम के ही 7 सेनेटर्स ने अपने वोट खराब किए और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में उन्होंने वोट नहीं दिया बल्कि मुखालिफ को जाकर वोट दिया। अब आप चाहिए यह था कि अपने उन घर के चोरों को तलाश करते और उनको सजा देते और उनको डी-सीट करवाते। ये आपको मिलकर करना चाहिए था। चे जाए कि अभी डस्का का इलेक्शन होने वाला है और आपका जो मेरा ख्याल में पॉलिटिकल मॉरल है वो इतना हाई होने वाला है। अगर ये इलेक्शन होते हैं और आपका फैसला अभी इस्तीफे का नहीं होता है और फैसला ये होता है कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, इसको टेस्ट बना लेना चाहिए। इसके जीतने के बाद तो लोग आपको कहीं गिनने। अच्छा, मैं एक माजी की बात थोड़ा सा आपका वक्त लेकर मैं बताना चाहता हूँ। आप कीजिए। जब 1969 में यहाँ पर हाला में
एक कन्वेंशन हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, जनरल याहिया खान इलेक्शन करवा रहे थे, और उनमें मिराज मोहम्मद खान थे, डॉक्टर शमीम जैनुद्दीन थे, और इस तरह से तारिक अजीज थे जो बाद में मुस्लिम लीग में भी गए। ये कह रहे थे कि इलेक्शन में हमें नहीं जाना चाहिए, और उनका कहना ये था कि इनकलाब जो है वो बंदूक की गोली से आता है, वोट की पर्ची से नहीं आता। सही। लेकिन क्या हुआ आगे चलकर कि इन्होंने ही, मिराज मोहम्मद खान ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, डॉक्टर शमीम जैनुद्दीन ने लिया, और वो 2 सीटें जो यकीनी तौर पर ये जीत रहे थे, वो दोनों सीटें ये हार गए, और 2 सीटें जमात इस्लामी को मिली। पूरे पाकिस्तान में 4 सीटें जमात इस्लामी को मिली, एक में डॉक्टर नजीर शहीद कर दिए गए, और 2 सीटें कराची की थी जो नहीं मिल सकती थी अगर मिराज मोहम्मद खान। इलेक्शन लड़ने की और पार्लियामेंट की सियासत करने की अपनी वैल्यू तो लगाई। साहब मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। नफीसा शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना मजीद वक्त चाहिए सोचने के लिए, चूंकि पहले हमने मौलाना का मूड इस तरह से नहीं देखा कभी कि वो अपनी बात करें और फिर निकल जाएं, मरियम साहिबा उन्हें रोकती रह गई। इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी के जवाब को उन्होंने खासा संजीदा लिया है। जी, पहले तो मैं लगारी साहब की जनरली तो मैं तायद करूंगी उनकी आर्गूमेंट की, लेकिन थोड़े फैक्चुअली मैं उनसे डिफर करूंगी। जो सेनेट के हवाले से उन्होंने बात की कि 7 सेनेटर्स ने अपने वोट जो है वो खराब किए। लगारी साहब, आपका भी बहुत तजुर्बा है इलेक्शंस में, ऑब्जर्वेशंस और उसका। हम लोग तो इलेक्शंस में बैठते हैं, मैं बहैसियत एजेंट, मेरा बचपन बहैसियत, इनफैक्ट जब से एक्टिव पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स में थी, हर इलेक्शन में तकरीबन या एजेंट बिफोर कमिंग इनटू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स मैं बहैसियत एजेंट बैठी हूँ। कोई ऐसा वोट रद्द नहीं होता अगर खाने के अंदर हो, और अगर उस खाने में नाम भी लिखा हुआ हो, उस नाम के ऊपर छपा हो, तो वो कभी रद्द नहीं होता। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि हमने बैठकर बहैसियत एजेंट अगर 2/3 जो खाना है जो ठप्पा है, 2/3 आपका खाने के 1/3 बाहर है और 2/3 अंदर है, उसको भी हम काउंट करते हैं एज अ वोट। और अगर 3/4 अंदर है, 1/4 बाहर है, उसको भी हम वोट काउंट करते हैं। ये कभी मैंने नहीं सुना, नहीं मैंने देखा कि अगर खाने के अंदर आपका ठप्पा है तो वो इनवैलिड। लेकिन नफीसा साहब, गफूर हैदरी साहब वाले में तो कोई वोट नहीं, कोई वोट उसमें नहीं खराब हुआ। उस पे बहस हो सकती है। मैं बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर, हो सकता है मेरी गलत एनालिसिस है। बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना कि वो 7 वोट और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उसमें वो सेम है, ये भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन आई थिंक कि ये स्विंग हुआ है जब ऊपर वाला वोट नहीं आया और एक साजिश के तरीके से हराया गया पीडीएम को, तो फिर नीचे वाला सीट पर डेप्यूटी पर उसका असर हुआ है, साइकोलॉजिकल असर हुआ है, और उसके नतीजे में कुछ वोट। नफीसा साहब, ये असर लेने वाले कौन लोग थे, आपने अब तक पता चलाने की कोशिश की? पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, किसके थे? मैं ये आई कांट से, क्योंकि हम ये आर्ग्यू करते हैं कि ये ज़मीर का वोट है, तो इस पे हो सकता है कि पहले वाले रिजल्ट असरअंदाज होंगे। मैं किसी की नियत पर ये नहीं कहूंगी कि खुदा न खास्ता किसी ने कोई ऐसी गैर कानूनी तरीके से कोई अग्रीमेंट के तहत वोट नहीं दिया है। बहरहाल एक इंक्वायरी पार्टी की बनी है, वो इसको देखेंगे। लेकिन पहली इलेक्शन जो है उसमें बहुत ही धुंधला, जो आपने देखा किस तरीके से कैमरे जो हैं छोटी बड़ी नुक्स एंड कॉर्नर्स पर इन्होंने स्पाई कैमरास जारी किए, डाले, वो हमने इनके डिटेक्ट किए। उसके बाद ऐसा बंदा उन्होंने बिठाया जिसने बहुत मशकूक तरीके से इलेक्शन चलवाई, फिर उसने जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया और फिर जैसे इनवैलिडेट किए वोट, उसके बाद वोट दिखा के कहा कि ये जो बिल्कुल ही कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। चलिए नफीसा साहब, इस पर तो आप लोग ज़ाहिर है पिटीशन लेकर भी, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। लेकिन अब ये पीडीएम वाले मामले पर जो आप लोगों ने अभी टाइम लिया है, ये कितना वक्त लिया है और सोच विचार किस बात पर करनी है? आगे पीपल्स पार्टी पर आकर जवाब क्या दे सकती है? क्या ना में भी जवाब हो सकता है कि हम अभी इस्तीफे देने के हक में नहीं है? देखिए, ये हमारा सीसी जो है वो फैसला करेगा, इसके लिए मैं नहीं कह सकती कि सीसी क्या कहेगा।
टीसी बैठकर सारे ज़मीनी इश्यूज देखकर हमारी पार्टी की जो जनरल एक टेम्परामेंट रही है कि हम पार्लियामेंट में अंदर जदोजहद करते हैं, और उसके फवायद आपने देखे कि आज ये है कि खान साहब जिनको ये ख्वाहिश थी कि सेनेट उनके हाथ में होगी और वो उल्टी सीधी जो भी कानून साजी उल्टी सीधी करेंगे वो उनके पास होंगे, आज एक बार सेनेट गेट कीपिंग करेगा क्योंकि सेनेट में अक्सरियत पीडीएम की है। क्या ये कामयाबी नहीं है? क्या ये कामयाबी नहीं है कि पीडीएम ने सारी की सारी माँ सिवा एक इलेक्शन जो है वो जीती है? क्या ये कामयाबी? ठीक है, वो ज़िमनी इलेक्शन से और सेनेट इंतखाब में जो दबाव बनाने में कामयाब रही थी पीडीएम राणा साहब हुकूमत पर, आपको नहीं लगता अगर 26 से आगे लॉन्ग मार्च चला जाता है तो वो दबाव कम हो जाएगा? क्योंकि आगे वक्त बहुत कम है, फिर रमज़ान भी है, रमज़ान में तो लॉन्ग मार्च करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये पीपल्स पार्टी थोड़ा वक्त ले लेती है और ये लॉन्ग मार्च फिर ईद के बाद तक चला जाता है तो हुकूमत काफ़ी प्रेशर में कमी महसूस करेगी राणा साहब? नहीं, मेरा जो अभी बात हुई है पीछे, जिस तरह के वाकयात हुए हैं, जिस तरह आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये मोबिलाइजेशन शुरू की, जलसे किए, आपको पता है कि कराची, कोयटा, पिशावर, लाहौर सब जगह बड़ी बड़ी जगह पे किए, रैलीज की, फिर सेनेट का इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन हुए, उससे गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो उसकी छोटी मोटी कोई रेट थी या उसमें जान थी वो खत्म हो गई है। वो वीक विकेट पे है, वीक फुटिंग पे है बिल्कुल भी। और मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च इस्तीफों के साथ हो, जो भी फैसला पीपल्स पार्टी करेगी या कैसे लॉन्ग मार्च ईद के बाद भी हो, तो वो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट जो पहली वीक है वो और वीक होगी और उसके लिए मजीद मेरा ख्याल है डिलीवर करना या गवर्न करना या बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही। तो ये चीजें ये नहीं होती कि आज नहीं हुई तो महीने बाद नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। रमजान शरीफ क्योंकि ना आता तो शायद पहले हो जाता, लेकिन अब रमजान शरीफ के बाद होगा। ठीक है, चलिए ना सब पॉइंट आपका आगे लगा दी साहब। ये मूवमेंट चलती रहेगी, मैं आपको बताऊं ये मूवमेंट रुकने वाली नहीं। अच्छा, सही, ये मूवमेंट ये आप कह रहे हैं चलती रहेगी। लगाई साहब, ये मूवमेंट राणा साहब कह रहे हैं चलती रहेगी, लेकिन वो जब ज़िमनी इंतखाब के लिए, सेनेट इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया तमाम जमातों को, तो उनके पॉलिटिकल विजडम की उस वक्त बड़ी तारीफ हो रही थी, ज़ाहिर है उसके नताइज भी सामने आए। तो पीपल्स पार्टी शायद अपने उसी फील में थी कि हम जो तजवीज़ देंगे उसको ही मानना है, ये दीगर जो जमातें हैं उनकी तजवीज़ को वो उस हद तक वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है आपको? लगाई साहब नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता हूँ। पीपल्स पार्टी ने टेक एज ग्रांटेड नहीं लिया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने पहले आर्गूमेंट के साथ कन्विंस किया और उस बात को माना गया। मैं अब भी ये कहता हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरशिप है, मैं उसके विजडम की बात करता हूँ। अगर वो ये फैसला करते हैं कि डस्के के इलेक्शन को ये समझें कि ये मुल्क का इलेक्शन है और उसको एक चैलेंज के तौर पर लें, और वो इलेक्शन इनकी सीट है, और इस सीट के जीतने के बाद जो पाकिस्तान के मासस का, आम आदमी का, इनके वोट बैंक का जो मॉरल बनेगा, उसका आप सारे इस्तीफे दे दें, उस मॉरल उतना हाई नहीं होगा जितना डस्का के इलेक्शन का। और कराची में यहाँ इलेक्शन हो रहा है, शहबाज शरीफ यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, फैसल वाडा की नहीं थी। अब अगर फ्री एंड फेयर आपको मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का कराची में भी और वहां पर अपना डस्का में भी, तो ये आपके मॉरल को बहुत ज्यादा ऊपर लेगा, बूस्ट करेगा। अच्छा, फिर आपके पास राहें मौजूद हैं, आप राहों की तरफ, जब आपने ये तय किया था कि हम आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफों को अख्तियार करेंगे, तो इसको मौका देना चाहिए। 10 का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगाई साहब आपकी नज़र में बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगाई साहब, नफीसा शाह साहिबा, राना तनवीर साहब मौजूद थे। तमाम मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डस्का इलेक्शन की अहमियत पर अभी आखिरी हिस्से में बात हो रही थी। ब्रेक के बाद भी डस्का इलेक्शन के हवाले से ही बात करेंगे, चूँकि आज समात भी हुई है और उसमें किसी हद तक ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोजिशन के मौक़िफ़ की फतह सामने आई है। अली अज़द मली साहब जो कैंडिडेट थे डस्का इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के हल्का NA 75 ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक
इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि कमीशन का हुक्म मुअत्तल नहीं करेंगे। दोबारा ज़िमनी इंतखाब तो हर सूरत होगा। ज़िमनी इलेक्शन चंद पोलिंग स्टेशन पर होगा या पूरे हल्के में, इससे मुतालिक फैसला करना अभी बाकी है। अदालत की जानिब से कहा गया कि देखना है कि इलेक्शन कमीशन जुडिशल फोरम या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पर कार्रवाई कर सकता है। साथ ही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से हल्के में इंतखाबी इखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पीटीआई के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इलेक्शन कमीशन का जवाब पढ़ें। हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। आईनी इदारों की इज्जत करते हैं, मामले का हर पहलू से जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक हल्के के हालात अब भी पहले वाले हैं। महकमा दाखिला की रिपोर्ट पर पोलिंग की तारीख में तौसी की गई। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने पूछा कि क्या तशद्दुद वाली वीडियोस इलेक्शन कमीशन में पेश की जा सकती थीं? ये कैसे पता चलाया गया कि वीडियोस उसी हल्के की हैं और ये वीडियोस किसने बनाई? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या वीडियोस और व्हाट्सएप की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया? ये वीडियो वाला कल्चर अब खत्म होना चाहिए। हर किसी की आते जाते चलते हुए वीडियोस बना ली जाती हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2018 के इलेक्शन का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि तसादुम की हौसला शिकनी होनी चाहिए। मेरी फैमिली ने 2018 के इंतखाब में वोट डाला था और उन्होंने वापस आकर पोलिंग के अमल की तारीफ की थी। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन पुरअमन होने की वजह पाक फौज की तैनाती थी। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में फौज तैनात नहीं थी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात ना करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान के लिए पुलिस पर भरोसा किया। क्या आईजी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराया है? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आईजी पंजाब ने जवाब दाखिल नहीं कराया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने आईजी पंजाब को तौहीन का नोटिस जारी कर दिया है। बेंच के रुकन जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन डे पर उम्मीदवारों की जानिब से बंदूकों के साए में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकती। अब इसको ठीक होना चाहिए। वकील पीटीआई ने जवाब दिया कि हमारा कल्चर है जब हार जाएं तो दोबारा इंतखाब का वावेला मचा देते हैं। ये सब अब खत्म होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद दलाइल अखज़ करता तो खुद फैसला जारी कर देता है। अदालत ने मुतासरा 20 पोलिंग स्टेशंस की जियो फेंसिंग रिपोर्ट तलब कर ली है और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जुमे के रोज फैसला महफूज किए जाने का इंदिया देते हुए अब मजीद समात 19 मार्च तक के लिए मुल्तवी। और इसी पूरी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करेंगे NA-75 डस्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अली अज़द मली साहब, जिनकी जानिब से अदालत में दरख्वास्त भी दायर की गई थी। तो अली अज़द मली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अज़द साहब, अब ज़ाहिर महसूस ऐसा ही हो रहा है कि अब ये पूरे हल्के में ही दोबारा 360 पोलिंग स्टेशन में ही रीपोलिंग होगी। तो अब कैसे आप इस फैसले को ले रहे हैं? आज वो जो इस्तदा थी आपकी वो तो मुस्तरद कर दी अदालत ने और वो कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल नहीं करेंगे। देखिए जी, अदालत ने ऐसी कोई चीज मुस्तरद नहीं, ये सब मिस रिपोर्टिंग हुई है। अच्छा। अदालत ने ये कहा है कि इलेक्शन होना है, अब वो कितनों पे होना है वो डिसाइड होना है और अदालत जो है वो डिसाइड करेगी। क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे लीडर ने, इमरान खान साहब ने हमें कहा था, मुझे कहा था कि आप 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप रीमैच करा लो इनके साथ। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, तो आई हैड एग्रीड टू दिस। अब मैं अग्री करके उससे वापस नहीं जा रहा। तो वेर सेइंग कि जी ठीक है, अगर आपने कराना है, जो डिस्प्यूटेड पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर आप करा लें। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट है, जो रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट है, दे डू नॉट मेंशन रीपोल ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी इवन वंस। ठीक है ना जी। तो इलेक्शन कमीशन फिर किस चीज के ऊपर रिलाई कर रहा है? अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं मान रहा, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं मान रहा, तो वो कहां से ये फैसला कर रही है? दिस इज द क्वेश्चन। तो अली साहब, आपकी एक्चुअल जो पिटीशन है वो ठीक है कि ये 20 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग हो, या फिर जो इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल रीपोलिंग का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अदालत जब ये अदालत यही तो कह रही है कि वो रीपोलिंग तो होगी, अब वो कितने पे होनी है ये तो डिसाइड होना बाकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम नहीं कर रही। हम तो उसको कंटेस्ट ही नहीं कर रहे नोटिफिकेशन वाले मामले को। प्रेयर हमने जरूर ली है, मगर क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है तो हम ये कंटेस्ट कर रहे हैं कि जी 20 पे हो जाए, 14 पे हो जाए, 23 पे हो जाए। ठीक है। दूसरी पार्टी कहती है कि
अब कहती है कि पूरे पे हो जाए। जो उनकी जो पहली एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि 23 पोलिंग स्टेशन पे हमारा रीपोल कराया जाए। आरओ ने जो कि मेन शख्स हैं जिनकी रिपोर्ट काउंट होनी है, वो कहते हैं कि जी 14 के ऊपर कराएं। तो अली अजीज साहब, जब आपको यकीन है अपनी जीत का कि अगर 20 पे हो या पूरे हल्के में भी हो आप जीत जाएंगे, तो फिर पूरे हल्के में 360 पोलिंग स्टेशन पर होने में क्या एतराज है आपको? फिर होने दें, अच्छा है, आपकी जीत के साथ ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस तरह नहीं होता। यूं तो पीडीएम 2.5 साल से कह रही है कि जी सारी असेंबली जाली है, तो सारी असेंबली के इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, फिर दोबारा होंगे। अगर मैं एक दफा ये री इलेक्शन सारा करा देता हूँ तो उसके बाद क्या गारंटी है कि फिर कोर्ट पे जाके नहीं कहेंगे जी धांधली होगी है, दोबारा री इलेक्शन कराएं। फिर मुझसे यही सवाल किया जाएगा, यार आप एक दफा फिर री इलेक्शन कराने क्या होता है? तो प्रैक्टिकली थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। कोई जीता हुआ कैंडिडेट है आज तक दुनिया में जो कि रीपोलिंग की तरफ जाए? ये तो मेरे कप्तान ने मुझे हुक्म दिया तो मैं 20 के लिए भी तैयार हो गया, अदरवाइज कौन तैयार होता है? लेकिन अलीज़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो ज़ाहिर मॉरल वैल्यूज, बहुत हाई मॉरल वैल्यूज लेकर वो आई थी, तो उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का तो अब टाइम है। वैल्यूज मेरे भाई, ये मॉरल वैल्यूज की वजह से कप्तान ने कहा इनको रीमैच करा लो, और कप्तान ने उस डिमांड पे कहा जो इनकी पहली एप्लीकेशन थी। जब इन्होंने कहा कि जी ये 20 पोलिंग स्टेशन पे करवाएं, मेरे कप्तान ने कहा कि हाँ जी हम कराने को तैयार हैं। मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि अली आप कह दो कि हम कराने को तैयार हैं। हमने कह दिया कि हम तैयार हैं। नेक्स्ट डे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो अपना स्टांस बदल लिया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इन पे नहीं, आप तो हमें पूरे को चाहिए। तो इस तरह तो नहीं होता ना जी। लेकिन अलीज़ा, जब वो एक डिमांड मान लो तो आप जिस वक्त वो एप्लीकेशन बाजू पकड़ लें, वो नौशीन साहब की एप्लीकेशन जब गई उस वक्त तक सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर ही इशूज थे। बाद में फिर उन्हें ओवरऑल एतराज हो गया कि दीगर पोलिंग स्टेशन पर भी कुछ गड़बड़ हुई होगी, और वहाँ के सबूत फिर वो जाएंगे पेश कर देंगे। वो तो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में सबूत दें, सबूत मांगे है ना आज कोर्ट में उन्होंने कहा है कि कोई वीडियो एविडेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक उसका फोरेंसिक ना हुआ जाए या उसका ऑथर सामने ना आया है, वगैरह वगैरह। 1986 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें, 1991 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसके सामने है। सो अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। लेकिन अली साहब, एक तरफ वीडियोस के फॉरेंसिक कराने की आप बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो अली अदर गिलानी साहब की वीडियो आई थी, उसी वीडियो की बेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि उस सेनेट इंतखाबात में गिलानी साहब को नाअहल किया। यही तो कहा था कि उसकी जांच करें। हमने ये तो नहीं कहा था कल हम कर दें, हमने कहा था कि उसकी जांच करें, उसकी फोरेंसिक करा लें। और दूसरी बात मेरे भाई, अली हैदर गिलानी साहब ने खुद तस्लीम किया था कि उनकी वीडियो है, वो ये काम कर रहे हैं। आप मेरी बात समझते हैं? बिग डिफरेंस। तो अब अगर अली अज़हर, अगर फैसला आता है अदालत से कि 360 पोलिंग स्टेशन पर ही ये होना है, तो फिर एतराज फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो नहीं होगा? दुगनी लीड से जीतेंगे, जितनी लीड से पहले जीते थे उससे दुगनी लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। तो फिर जब दुगनी लीड से जीतेंगे सर, फिर वही सवाल होता है ना, तो फिर आप क्यों अपील में जा रहे हैं? फिर ये तो रेपुटेशन है ना क्वेश्चन, इसका तो मैं जवाब आपको दे चुका हूँ। लेकिन आप लॉजिक ऐसे दे रहे हैं कि दुगनी लीड से जीतेंगे, आपको यकीन भी है? कौम के पैसे लगते हैं, हमारे पैसे लगते हैं, एफर्ट होती है, फिर लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ होती हैं। इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। आपका मुखालिफ तो फिर मुतमईन हो जाएगा ना, उसको इत्मीनान हो जाएगा, उसको शक नहीं होगा कि आपने कोई धांधली की, कोई बेईमानी की, कहीं कोई धौंस धमकी के जरिए इस इलेक्शन को जीता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आज तक यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहा है उसने हमेशा यही कहा था, हमेशा, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो अली अज़ीज़, अगर ये इलेक्शन, थैंक यू वेरी मच, अगर उस दिन आप हार जाते तो आप भी ये कहते धांधली हुई है और ये इलेक्शन सही फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है? आई डोंट नो जी, कि वो होता तो मैं क्या करता। आई डोंट नो, आई कांट प्रिज्यूम एनीथिंग राइट नाउ। तो अली साहब, अब पूरे हल्के में हालात वैसे ही हैं? अब कुछ बेहतर हुआ है मामला? अब अगर ये रीपोल जिस दिन होगा अप्रैल में, तो वो आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन उस दिन हो जाएगा? इन लोगों ने खुद भी कुछ खराब किए थे। एक तो इतना कोई मामला हुआ नहीं था, नंबर 1, जितना एग्जैजरेट किया गया। टोटल 360 पोलिंग स्टेशन है, 3 या 4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई मामला हुआ। इन्होंने उठा के 360 पोलिंग के ऊपर रीपोल करा दिया। वेरी अनफेयर, वेरी अनजस्ट। अब क्या अल्लाह खैर करे। आर्मी के लोग वहाँ होने चाहिए? आपको लगता है कि आर्मी के सिपाही वहाँ मौजूद है? आर्मी आए, 100 दफा आर्मी कराए, रेंजर कराए, पुलिस कराए, जो मर्जी कराए, हमें क्या एतराज है? ये तजवीज, ये अपील खुद से एयरफोर्स ले आए, हमें आपने ये तजवीज, ये अपील दी है? आपकी तरफ से अपील की गई कि अब आर्मी को भी इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि किसी को एतराज ना हो, फ्री एंड फेयर? अभी तो ये फैसला ही नहीं ना हुआ कि होना क्या है।
उसके बाद देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और उस हल्के की पुलिस को क्या मजीद कुछ ट्रेन किया गया इस सूरत हाल से निपटने के लिए, चूंकि उस दिन तो मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दी थी पुलिस? भाई ये इसका आंसर आपको पंजाब गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से तो पहले भी पुलिस ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था वहां पे, बट खैर दैट इज माय ओपिनियन। अली साहब, अमन अमान की सूरत हाल को तो कंट्रोल नहीं कर सकी थी ना पंजाब पुलिस, और जाहिर पंजाब कर लिया था ना। मैंने फिर वही मेरी जान आपसे रिक्वेस्ट कि 360 पोलिंग स्टेशन थे, 4 के ऊपर अगर लड़ाई हुई है तो अमन अमान को कवर किया ही हुआ था ना। लेकिन अली साहब, अगर एक पे भी लड़ाई होती, बिलफर्ज 4 पे ना होती। मेरी बात सुनिए जी, 340 पोलिंग स्टेशन जो थे उनको आपकी मोहतरमा ने तस्लीम किया ना, आपने पढ़ी ये रिपोर्ट जी। 340 polling stations were admitted by Nosheen Iftikhar that they are okay and the results are acceptable to her. It is an afterthought of Maryam Nawaz साहिबा जिन्होंने स्टैंड लिया कि इस बात की। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अली अज़द मली साहब मौजूद थे और इस पोलिंग स्टेशन पर ही अब ये इंतखाब होने चाहिए, 360 पोलिंग स्टेशन पर नहीं, चूंकि इब्तिदा में नून लीग को सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर ही एतराज़ था। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना वायरस की ये तीसरी लहर अब बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। कुछ अरसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ था और पहले फेज़ में जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद जो 60 साल से ज़ायद के बुज़ुर्ग हैं उनको वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी 10 मार्च से शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो रही है वैसे वैसे इसकी ये तीसरी लहर भी बहुत ज़्यादा खौफनाक नताइज के साथ अब आ रही है। और दोबारा से कुछ सूबों में बल्कि पूरे मुल्क में ही स्मार्ट लॉकडाउन्स किए जा रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पर इसका ज़ोर बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़ोर क्यों नहीं टूट पा रहा और इस वैक्सीनेशन के बाद भी वो नताइज हमें क्यों नहीं निकल पा रहे जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि वैक्सीन आने के बाद तो इसका ज़ोर बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्या सूरत हाल आगे पैदा हो सकती है? गर्मी का मौसम आ रहा है, उसमें ये किस हद तक कम हो सकता है? तो इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि जो तीसरी लहर इतनी शदीद होती जा रही है और इसके जो नताइज अब सामने आ रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये 2 फेजेस को हम देख चुके हैं। उसके बाद लॉकडाउन को थोड़ा नरम किया गया। जैसे ही लॉकडाउन नरम किया जाता है एक नई लहर आ जाती है, तो ये हमारे बिहेवियर कब चेंज होंगे और ये इसके रिजल्ट्स क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में? देखिए सर, ये हमारे 2 राया किस्म की बनती है। एक तो अनफॉर्चुनेटली हुकूमती रवैये हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये हैं, और सर्टनली एक सिविल सोसाइटी या अवाम उन्नास के रवैये। ये दोनों मिलजुल के ये सारे का सारा जो हमारा है कोरोना के हवाले से इसकी इंक्रीज के लिए और नंबर जो है जो बढ़ते जा रहे हैं, इन दोनों की वजह से ये हुकूमत ने अपनी तरफ से अपने ताई यही तासुर देने की कोशिश की कि जी हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल डाल लिया है। फिर 2 हफ्ते पहले ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि पेंडेमिक या कोई एपिडेमिक किस्म की कंडीशन हो और आप 2 हफ्ते पहले ये फैसला कर दें कि जी हमने 2 हफ्ते के बाद अपने स्कूल खोल देने हैं, बाजार खोल देना, नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाएंगे। नाउ इट इज क्वाइट नॉर्मल कि लोग उससे जो तासुर लोगे, खल्क़ खुदा जो उससे तासुर लेगी वो यही तासुर लेगी कि सब चीजें ठीक हो गई, कंट्रोल में आ गया एंड वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइफ। अब जब ये देखने के आएगा, एक हुकूमत ये कहेगी और जिम्मेदार हुकूमत ये कहेगी, तो फिर मैं नहीं समझता कि हमें आवाम के साथ किसी किस्म का तो गिला करने की जरूरत रह जाती है। जबकि हमने देखा कि बावजूद इसके कि मतलब 1 साल हमें हो गया और एक ही चीज के ऊपर हम लोग सब मिलकर जोर दे रहे हैं कि खुदारा मास्क पहने, हाथों को धोएं, सैनिटाइजर यूज करें, अगर पानी या साबुन नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बट यू हैव विटनेस्ड कि आपने देखा कराची के अंदर, लाहौर, पेशावर एंड यू नेम एनी प्लेस पाकिस्तान के अंदर कि वहां पे किसी किस्म की मास्क का इस्तेमाल मतलब शजरे ममनुआ की तरह से हो गया था। बिल्कुल, बाज़ जगह पे तो ऐसे था कि जहाँ पे अगर आप मास्क लगाते हो तो लगता है ऐसे था कि यार मैं कोई मतलब किसी और मखलूक से ही बनता आया हुआ। तो ये जो रवैये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये रवैये जो हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं और इनसे पहले ही हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर मार्च 2020 को देखें तो कोई रवैये नहीं थे, अफगान का बॉर्डर खोल दिया अल्लाह के फजल से, वहां पे थोड़ी सी। और देखिए दुनिया के अंदर ऐसी चीज है कि अगर आपके मुल्क के अंदर अगर एक केस भी है तो इसका स्प्रेड बहुत तेजी से हो सकता है। और अभी बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो स्प्रेड की वजह बनी है वो यूनाइटेड किंगडम का, बरतानिया का वो है। और बरतानिया की ये जो आई है इसके अंदर एक ही बात है कि ये फैलता बहुत तेजी से।
और पाकिस्तान ने और डॉक्टर साहब, वो देखिए जो वहाँ से इब्तिदाई फ्लाइट्स आ रही जो है। 2 फेजेस थे इसके, उसमें हमने देखा था कि बच्चों पर इतना असर नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो तीसरा फेज आया, ये क्या ये फिर हैयत इसने तब्दील की है, कुछ मुख्तलिफ है, चूंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बच्चों में ये रिपोर्ट हुआ है। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। पहले ये था कि पहले जो 2 हमारे पास मतलब स्ट्रेन थे, उनके अंदर खवातीन को, पर्टिकुलरली नौजवान खवातीन के साथ ये कम था और बच्चों के साथ नहीं था। लेकिन ये जो बरतानिया का स्ट्रेन आया है, उसके साथ ये देखने को, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये चीज देखने को आ रही है कि इससे बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं, इससे खवातीन भी और नौजवान खवातीन भी इससे इफेक्ट हो रही हैं। और सर्टनली जो यंगस्टर्स हैं मेल, वो भी इसके साथ जो है मतलब उसी तरह से डॉक्टर साहब, फिर वो मुतासिर हो रहे हैं। वैक्सीनेशन में तो हम बहुत ही पीछे रह गए। अभी तक वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को हमने कवर किया, अब हम बुजुर्ग को कवर करने का सिलसिला 10 मार्च से शुरू हुआ है, तो फिर ये आम लोगों की बारी, ये मेरी और आपकी बारी कब आएगी? इट इज वेरी पुअर बाय द गवर्नमेंट। अगर मैं सच्चे दिल से और बहुत ही मतलब एक मुअद्दबाना और बहुत मतलब मोहतात रवैया भी कहूँ, तो हुकूमत इसमें बैडली फेल्ड। अगर आप देखें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, ये हमारे एडजेसेंट जो कंट्रीज हैं और हमारे जैसी हैं तकरीबन, मतलब एक ग्रोइंग, उनकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो हमसे कहीं आगे हैं, कहीं आगे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल निचली लाइन के ऊपर आके मतलब आ रहा है, जहाँ पे कि ये वैक्सीनेशन हमारे साथ की जा रही है। और जैसे वो डैशबोर्ड बन जाता है, डैशबोर्ड के आप मैसेज भेजे जी 1116 पे, वहां से जवाब भी बड़ा प्रॉम्प्टली आ जाता है कि जी आपको रजिस्टर कर दिया गया है और आपको मतलब करीब करीब जो भी हो आपको बता दिया जाएगा। दिन गुजर जाते हैं लेकिन किसी किस्म की कोई नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ सुधारा हुकूमत को आपके तवज्जो से मैं अपील करना चाहूंगा कि इसको लुक इनटू इट, और इसके लिए जो पैसे रखे हैं, पैसे रखे हुए हैं, अभी तक हम कोई ऑर्डर नहीं प्लेस कर सके। अभी आज मैं सुन रहा था कि गालबन 5 लाख के करीब ये साइनो जो है, साइनोफॉर्म, इसके लिए चाइना को दे दिया। एक हमने यहाँ पे ट्रायल किया था, चाइनीज ही का था, चाइना और कनाडा से मिलकर वो वैक्सीन बनी और हमने कोई 18,000 यहाँ पे वॉलंटियर थे। आई माई सेल्फ वाज द वॉलंटियर टू दैट वैक्सीन, जिसके साथ देखने के लिए हुआ था। अब उसके लिए जो मतलब जो मेरे अंदाजे के मुताबिक $13 से $15 उन्होंने उसकी प्राइस निकाली। पाकिस्तान के लिए चूंकि हम ट्रायल का हिस्सा थे और चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो $4 या $3 की इतनी की मतलब देखे हमें पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। लेकिन ड्रैप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और हमारे जितने इसके मसाइल हैं, वी हैव बीन फेल्ड टू प्रिक्योर। और आपको मैं एक याद करवाता जाऊं, असद उमर साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे और इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर हैं बहुत, और इसको मतलब हेड करते हैं CNOC को। तो उन्होंने एक ये फरमा दिया कि जी अगर हम पहले से इसके ऑर्डर दे देते तो हमें तो नैब ने बड़ा पीछा नहीं था छोड़ना, नैब हमारे पीछे पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब गैर जिम्मेदाराना किस्म की अप्रोच है। बयानात तो बिल्कुल ही मतलब गैर जिम्मेदाराना है और फिर भी कोई इतना अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ आवाम को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है, हुकूमत को भी थोड़ा सीरियसली सोचना होगा, और सिर्फ हुकूमत को नहीं, फिर ये जो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं, अब ये 26 मार्च से लॉन्ग मार्च शुरू होगा, ये 11 जमातें, लाखों लोग जमा करने के दावे कर रही हैं। अब ये हर शहर से जब निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। वो चाहे वो कि वो खुली फ़िज़ा में होगा, लेकिन लोग करीब करीब होंगे, ज़ाहिर है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं मेंटेन रह सकती। फिर ये इन एक्टिविटीज़ को कैसे रोका जाए मुल्क में? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं मतलब एक हमारे यहाँ पंजाब के अंदर कहा जाता है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ ये हुकूमत, अपोजिशन, अवाम, अल्लाह के फजल से सब पूरे हैं अपने मतलब काम के अंदर, और सब अपना जितना हिस्सा पूरा होता है उसको खराब करने के लिए अपना किरदार वो अदा करते हैं। हुकूमत भी, अपोजिशन भी, अवाम एट लार्ज भी उसके साथ भी वो ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त रवैया नहीं है, और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे उस कैफियत से जो कि बरतानिया में आई, इटली के अंदर आई, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर आई। अल्लाह ताला करम करे हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हमने वो चीज देखी नहीं है। और आपको याद होगा कि जब हम मतलब हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लिए वही शख्स जानता है, या जिसके घर से खुदा न खास्ता कोई जनाजा उठा है, तो या उसने कोई मोहल्ले में या अपने अजीजों कारब के साथ ये देखा है। तो दिस इज एन एग्नी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ मासेस। और एक बड़ा लफ्ज कहा जाता है कि भी हुकूमत पे नहीं, वो एक जो चौकीदारा करता है ना, तो बड़ा रात को कहता है जागते रहना, जागते रहना, जागते रहना, मेरे पे ना रहना। तो ये वैसी कैफियत मैं समझता हूँ हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर आई हुई है कि हुकूमत या अपोजिशन की तरफ नहीं, अपने खुदारा अपने आप को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए। अब डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट्स लॉकडाउन करती हैं, लोगों आम लोगों पर तो उसका इम्प्लीमेंट करवा लेती हैं, लेकिन फिर वही कि जब वो पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, वो चाहे गवर्नमेंट की अपनी हो, वो चाहे अपोजिशन जमातों की हो, उन पर कहीं कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती, उस पर अमल दरामद नहीं हुकूमत करवा पाती। फिर जिसके नताइज ये निकलते हैं, पहले भी हमने देखा था कितनी बड़ी तादाद में अपोजिशन के जलसे हुए, वो पूरी
एक बहुत बड़ी तादाद में उनके लहर थी, एक कह लें कि जलसों की, और अब हम फिर देख रहे हैं ये जब ये शुरू होगी पॉलिटिकल एक्टिविटी बाहर निकल के, फिर इसके असरात मुरतब होंगे ज़ाहिर है। देखिए, आप भी देखते हैं कि हुकूमती अकाबरीन भी जब आते हैं तो उनके जत्थे भी तो देखें। अभी लाहौर हाई कोर्ट की पेशी के अंदर आ रहे हैं, खैर से ये हुकूमती जो दोस्ती हैं वो आते हैं तो अपने साथ उनका मजमा तो देखें कैसा, मतलब ठाक बाट के साथ वो आते हैं। इसी तरह से बाकी इनकी एक्टिविटीज जहाँ भी होती हैं। कमिंग बैक, जिस वक्त अपोजिशन ने शुरू किया था, इन लोगों ने गुजरांवाला का पहला जलसा अनाउंस किया था, करना था, उससे पहले हमारे वजीर आजम ने साथ चाहा कि हम भी जरा पावर शो कर दें। वो लाहौर तशरीफ लाए और एक बड़े इज्तिमा के साथ यहाँ पे मतलब एक बंद सवाद गए, वो हाफिजाबाद गए, बहुत सारी उन्होंने गैदरिंग्स की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि इनसे कोई खैर की खबर, खैर की तवक्को रखना, मैं एज हेल्थ प्रोफेशनल और यू बीइंग अ सोशल वर्कर, आई सैल्यूट यू कि आपने मतलब ना सिर्फ एज के एंकर पर्सन या एक मीडिया पर्सन के, आपने एज अ सोशल वर्कर जितना बड़ा किरदार अदा किया इस तारीख के और लोगों को बचाने की खातिर, मैं समझता हूँ आई सैल्यूट। और हमें जाती रवैये लोगों के लिए मैं समझता हूँ हमें यही है कि खुदारा अपने आप को बचाएं। ये सब जिंदगी होगी तो सारी होगी, जिंदगी होगी तो हुकूमत होगी, जिंदगी होगी तो अपोजिशन होगी। तो इसलिए आज के लिए मैं आपके तवज्जो से गवर्नमेंट की अमल को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जो इन्होंने ये 5 बजे तक का कर दिया। मैं समझता हूँ वैसे देयर इज अ टाइम देन वी हैव टू लर्न, और आज अगर हम ये लर्न करने के बजाय से कि लेट नाइट हमारे सारे बाजार ये सारा कुछ खुला रहता है, खुदारा कुछ सीख लें। जब सैलाब आता है तो सैलाब के बाद उसकी जो अच्छी चीज होती है कि उसके बाद जमीन जरखेज हो जाती है। अगर ये कोरोना आई गया है और उसके साथ है तो वी हैव टू लर्न अबाउट इट और अपने आप को बेहतर करने की खातिर हुकूमत को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि हुकूमत को भी, और न सिर्फ हुकूमत को बल्कि अपोजिशन को, खुद आवाम को SOPs को फॉलो करना होगा, अपने रवैयों को बदलना होगा, महदूद रहना होगा ताकि महफूज रह सकें। और आखिर में एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारी ये गुजारिश के बराए करम चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। उनके जो फ़ैसले हैं, जिस तरह से उनके इक़दामात हैं, वो बोल के ख़िलाफ़ हैं, मुतासबाना हैं, यकतरफ़ा हैं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कोई नोटिस लिया जाए और बोल के साथ इंसाफ किया जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।